देखिए, मैं अभी फ़िलहाल के तौर पे यही कहना चाहूँगी क्योंकि काउंटिंग अभी भी चल रही है। तो हम लोग जब इतना इंतज़ार किए हैं तो बस कुछ घंटों का और इंतज़ार हो जाए। और मैं समझती हूँ कि अभी कुछ कहना ज़्यादा जल्दबाजी होगी, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए, कोई बात नहीं, रुझान है। अब आप तो इतने देखिए, 23 तारीख का इंतज़ार सबने किया है और मुझे लगता है कि कुछ घंटों का, 2 से 3 घंटों का इंतज़ार और करिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि झारखंड की जनता ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे भाई दादा ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवा साथियों ने विकास का रास्ता चुना है और कहीं ना कहीं इस बार मैया की जीत हो रही है। बस मैं ये कहना चाहूँगी। आपका भी जिस तरह से गांधी विधानसभा से आप लगातार जो प्रयास कर रही थी, अभी भी जो रुझान है उसमें थोड़ा कुछ है, लेकिन क्या लग रहा है कि उम्मीद है कि अपना और भी रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से आगे निकलेगी? देखिए, अभी कुछ कहना मुश्किल है, अभी तो पहले कुछ बोलना नहीं चाहिए। हाँ, खत्म होने दीजिए, खत्म होने दीजिए। सेलिब्रेशन तय है। ढोल नगाड़े बजने शुरू हो चुके हैं यहाँ पर। में आप देखें, महाराष्ट्र की अगर राजनीति की हम बात करें तो साथ के साथ में जो है आतिशबाजी भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। बड़ा एक अंतर है जो अब बड़ा मुश्किल लग रहा है कि ये पट पाएगा। मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा अंतर है क्योंकि अभी जो महा विकास अघाड़ी है वो 56 पर है और शुरुआत में जरूर जो है सुबह के जिस तरीके से जो रुझान थे तो बड़ी मुश्किल से जो है वो 60 से 63 64 तक पहुंची थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जो ये अगाड़ी है वो ऐसी पिछाड़ी हुई कि उसके बाद में आगे बढ़ नहीं पा रही है और महायुति लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। श्रीवास्तव जी, हम बात कर रहे थे यहाँ पर में जो है राजस्थान की इन सीटों के ऊपर कांग्रेस फिलहाल जो एक सीट पर है। इधर आप देखिए कि देवेंद्र फडणवीस के जो कार्यालय है वहां बाहर जो है अब ढोल नगाड़े बजना शुरू हो चुके हैं क्योंकि न्यूज पेपर 24 जो है आपको महाराष्ट्र झारखंड के साथ साथ जो है 7 जो उपचुनाव की सीटें वो लगातार दिखा रहा है। और हमारे साथ में जो हमारे गेस्ट बने हुए हैं और सुबह से लगातार बने हुए हैं और देखिए कि आप किस तरीके से जो है महाराष्ट्र को लेकर जो भी हम जोड़कर हम आपको दिखा रहे हैं। तो उसके अलावा झारखंड में क्या कुछ हो रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं ऐसा नहीं है कि हम यहाँ स्थानीय स्तर पर बैठकर जो है राजस्थान उपचुनाव को भी जो हम आपको यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं। श्रीवास्तव जी, उपचुनाव में एक सीट पर यहाँ पर जो है कांग्रेस है, लेकिन बीजेपी तकरीबन 2 सीट पर है। इसके अलावा आप पार्टी लगभग जो है 84 में यहाँ पर अनिल कटारा है वो जीत चुके हैं। इधर एक सीट पर जो आप देखें झुंझुनू में जो राजेंद्र बाबू है वो यहाँ पर जीत चुके हैं। राजस्थान की 7 में से 5 के परिणाम लगभग तय हैं जी। और बाकी जो 5 सीटें हैं उन पर रस्साकशी चल रही है। एक सीट तो लगभग सलूंगर की मुझे लगता है कि बाप के खाते में जा रही है। अब जो बाकी 3-4 सीटें हैं उस पर क्या स्थिति बनती है कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख वोट का होता है। उसमें से 70% अगर वोट पड़ते हैं, 70-75 हज़ार 80 हज़ार वोट पड़ते हैं। अब 2-4-5 हज़ार का अंतर है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसी सीट है जो वन साइडेड जा रही हो, सिवाय इसके 1 या 2 सीट गई है 40-42, बाकी तो सीटें 4-5 हज़ार की सीटें हैं। अब कब कौन सा प्लस माइनस होता है कुछ नहीं कह सकते। प्रशासन की बात चल रही थी यहाँ पर, मैं थोड़ा सा वापस एक बार जो है राकेश जी के पास में आना चाहूंगा कि प्रशासनिक तंत्र की यहाँ पर बात चल रही थी। तो राकेश जी ने एक सवाल उठाया था कि अगर एक सीट पर कांग्रेस आगे चल रही तो क्या यहाँ पर प्रशासनिक तंत्र काम नहीं कर रहा है। और अरुण जी का ये कहना है कि आपके बड़े नेताओं की यहाँ पर सभा है। तो डोटासरा जी भी तो आए थे यहाँ पर। देखिए, डोटासरा जी बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मैंने ऐसा कहा कि जो जयपुर के आसपास जो सीटें थी 2-4 ये सब, वहाँ पर जो जितने नेताओं की सभाएं हुई हैं उसकी तुलना में मेवाड़ की हमारी दोनों सीटों पर नहीं हो पाई। 84 में हमारा एकदम युवा नया यूथ कांग्रेस का साथी खड़ा हुआ, जो वहाँ की कमान युवा कांग्रेस को दी गई और उन्हीं से चुनाव लड़े गए नेताओं के साथ उन्हें। तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं न कहीं मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ पर नेता के अभाव रहा है या तंत्र का ऐसा, मैंने यूँ कहा कि मनोबल बढ़ता है नेताओं के आने से। कोई बड़ी सभा होती है या ऐसा कुछ प्रतीत होता है। अब महाराष्ट्र और झारखंड के 2 चुनाव, महाराष्ट्र केंद्र बिंदु था सभी नेताओं का, तो बड़े सारे नेता हैं, चाहे वो राजस्थान के हो या अन्य प्रदेश के हों, वो सारे महाराष्ट्र की ओर थे। तो मैं मानता हूँ अगर कुछ ज़्यादा ही सभा होती तो जो हम कह रहे हैं कि हमारा दूसरे स्थान पर, तो अब ये नहीं कह, ये तो स्पष्ट बात श्रीवास्तव जी जान रहे हैं और हमारे साथी भी जान रहे हैं कि बाप पार्टी दोनों एक जगह जीत गई और एक जगह जीत के करीब है और राउंड काफ़ी हो चुके हैं। 22 राउंड में से लगभग मैं मानता हूँ 15-16 तो हो ही गए होंगे। तो ऐसे में अब जीत का अंतर पाटना ना तो भाजपा के लिए और ना ही कांग्रेस के लिए संभव है।
अरुण जी, यहाँ पर कुछ तस्वीरें यहाँ पर आ रही है, हम दर्शकों को बताना चाहें कि अजीत पवार एनसीपी ग्रुप से, वहाँ आप देखें किस तरीके से जश्न का माहौल है। यहाँ पर में महिलाएं जो है खास तौर से काफ़ी यहाँ पर खुश नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें आपको जो हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखें कि अजीत पवार के जो कार्यालय है उसके बाहर में यहाँ पर जो है महिलाएं गुलाबी साड़ी पहनकर, और यहाँ पर जो है हाथों में जिस तरीके से जो झंडे हैं, तख्तियां हैं, और यहाँ पर पुरुष भी जो है नाचते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब जिस तरीके से जो है परिणाम लगभग जो है एक तरीके से मन में सब समझ चुके हैं कि कहाँ पर क्या होने वाला है, कौन सी सीट कहाँ पर कौन जीत चुके हैं। काफ़ी सारे परिणाम जो आ चुके हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में आप देखें कि 221 पर महायुति, और ये बड़ा मुश्किल सा यहाँ पर लग रहा है। फिलहाल जो है इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए अब जो है मैं चाहूँगा कि श्रीवास्तव जी, यहाँ पर देखिए कि अब तो तस्वीरें जो हैं जश्न की सामने आने लग गई है। इसके अलावा उपचुनाव की भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उपचुनाव में जरूर कांग्रेस एक सीट पर है, लेकिन इसके अलावा बाप पार्टी जो है लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। लेकिन अब झारखंड में जश्न कब होगा? झारखंड में जश्न कब होगा ये तो अंतिम परिणाम बताएगा। महाराष्ट्र में तो शुरू हो चुका है जश्न। आप देखिए कि देवेंद्र फडणवीस के बाहर तो वहां पर जिस तरीके से जो है ढोल नगाड़े होने शुरू हो चुके हैं। बहुत बड़ा अंतर है जी, 3/4 से ज्यादा सीट। अरुण जी, ढोल नगाड़ों की आवाज तो आई होगी आपके पास बिल्कुल कि जिस तरीके से जो है ढोल नगाड़े यहाँ पर बजे, तो आवाज आप तक भी आई होगी। बड़े जोश शोर से यहाँ पर आवाज आ रही है अब तो। महाराष्ट्र की दो बातें हैं। पहली बात तो महाराष्ट्र में दोनों ही पार्टी के दोनों ही गुटों के अंदर से 3 मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं। जहाँ तक महायुति की बात कर रहे हैं, वहाँ फडणवीस का पलड़ा निश्चित रूप से भारी है, लेकिन चौहान साहब के लिए भी उन्होंने, पवार साहब के लिए भी उन्होंने बहुत कोशिश की। वहाँ के लोगों ने पोस्टर्स लगाए मुख्यमंत्री बनेंगे। अब कौन बनेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, सबसे बड़ा दल बीजेपी है, निश्चित रूप से उसका वही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और लेकिन दोनों लोग भी आस लगाए बैठे हैं, अभी आस लगाने वाले। लेकिन यहाँ पर संभावना तो शिंदे की पूरी तरीके से है। यहाँ पर आप देखें किस तरीके से जो एकनाथ शिंदे, नहीं, शिंदे कैसे बनेंगे मुख्यमंत्री? पिछली बार भी फडणवीस को वो जहर पीना पड़ा था 2 बार। तो इस बार आपको लगता है कि इस बार जहर नहीं पियेंगे? इस बार नहीं लगता, नहीं उनको बनाना चाहिए। राकेश जी, आपको क्या लगता है? महाराष्ट्र में मैं एक चीज कहूंगा जी, महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम से बिल्कुल स्पष्ट है जी कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। परंतु फिर भी संगठन के रूप में हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी संगठन बेस्ड जो पार्टी है, उसमें संगठन जो निर्णय लेगा, और उसके अलावा भी जो पार्टियां दूसरी जो अलाइड पार्टियां हैं उनसे भी बात करके, अलायंस से पूरे बात करके और विश्वास जीत के ही मुख्यमंत्री का ऐलान। क्यों गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं जो है एक शक्ति तो बढ़ जाती है, वो सामने यहाँ पर नजर आ रही है। जैसा आप देख भी पा रहे होंगे कि 221 पर भी महायुति, लेकिन पेच वहां जाकर फंसता है कि आखिर फिर मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। हाँ अरुण जी बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैंने आपको बार बार एक बार कहा, 2014 के बाद में राष्ट्रीय राजनीति में कई मुड़ाव आए। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने इतिहास को पढ़ लिया है। इतिहास के पन्नों में जब विदेशी आए, उन्होंने अपनों में फूट डालकर जो तंत्र को अपने कब्जे में किया, राज किया, तो पूरे राष्ट्र में जहाँ भी विघटन का काम किया, किसी कुनबे में या किसी संगठन में या किसी समाज में, या तंत्र का उपयोग करके डराया धमकाया, ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति, एक आदमी और एक ही सोच के अनुरूप हुआ। अब मुझे ये खुशी भी है कि मेरे दोस्त जो मेरे साथ में भाजपा से बैठे हैं, उन्होंने ये बात कही कि हमारा संगठन तय करेगा। मैं ये मानता हूँ संगठन के बहुत कम लोग संगठन की आज भाजपा में बात करते होंगे। सभी लोग एक व्यक्ति की बात करते हैं कि उन 2 व्यक्तियों की सोच किसके अनुरूप होगी और कौन किसको बैठाएगा। फडणवीस का भी ऑर्डर ऊपर से ही, जब वो वाक़या देखा हमने, जब श्रीवास्तव जी ने कहा जहर का घूंट, वो जहर का घूंट में किसका फ़ोन आया, वो पूरा तंत्र को किस तरह से किसने कहा और क्या कहा। तो अब ये तो सारा, तो आपको लगता है कि 2 व्यक्ति जो है मिलके जो है पूरी वही बीजेपी चला रहे हैं? हाँ, वही उन्होंने ही इतने बड़े गठबंधन का, या जिस तरीके से महायुति गठबंधन का उस पे साथ जो पूरे महाराष्ट्र का जो इनको जो समर्थन मिल रहा है, यहाँ पर जनता को समर्थन मिल रहा है, तो आपको ये लगता है कि अगर फिर झारखंड के अंदर में शिंदे, तो फिर क्यों काम नहीं कराई? देखिए मेरी बात सुनिए, झारखंड में मैंने आपको बताया कि जैसे ये सवाल मेरा राकेश जी से भी है कि झारखंड के अंदर मोदी बीजेपी काम क्यों नहीं आ रहा है? झारखंड का संघर्ष बोध है। जब बिहार से अलग हुआ, जब जो संघर्ष सोरेन परिवार और उन्होंने किया, उसको जब
एक पूरा राज्य का दर्जा देना, फिर उनको जेल तक करना, उनके ऊपर तंत्रों का उपयोग करना, ये वहाँ की जनता उसके विमुख, जब जनता जनादेश जनार्दन कहते हैं हम, उन्होंने कर दिए। जब एक सोच के तहत पूरे आप देख लीजिए, कहीं भी आप किसी राज्य में उठा के देख लीजिए, किसी भी अगर पार्टी के अगर किसी व्यक्ति को, चाहे वह जनप्रतिनिधि हो, उसमें अगर विघटन डाला या उनको लिया, तो दो ही व्यक्तियों की सोच ने और उस पर वो किया। आज भाजपा का एक भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मोदी जी तय नहीं करेंगे और दूसरा तय करेगा। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि संगठन का तो भाजपा मोदी जी ने ये लड़ाई का कारण भी हो सकता है। आने वाले समय में अगर बताएं तो हम कह सकते हैं कि सिंधिया को जब यहाँ से उद्धव ठाकरे जी से अलग करना था, उसमें भी एक रचना रची कि उस तंत्र के वो उपयोग करके वो अलग थलग हुए। और जब हमने देखा कि शरद पवार जी से भी जब अजित पवार का इधर से उधर आना, फिर उसे वापस उनके केस के वापस इधर से इधर विड्रॉल करना, ये सारी चीज़ें पूरे देश ने देखी।